नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और मुद्दा है विस्तार का इंतजार। हाँ, इंडी स्पेशल में आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जैसे जैसे अब समय बीत रहा है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई सारे लोग कतार में खड़े हैं, ये भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ जो मंत्री हारे हैं उनकी जगह शायद उनको जगह मिल जाएगी, और इसी दावेदारी शुरू भी कर दी गई। वहीं अपने अपने नेताओं को मंत्री बनाने की आवाज भी उठने लगी है। पहले बुंदेलखंड क्षेत्र के विधायक बीजेपी कार्यालय पहुंचे और क्षेत्र से मंत्री बनाने की मांग उम्मीद जताई। तो वहीं अब इंदौर के जनप्रतिनिधियों द्वारा शहर को एक मंत्री मिलने की मांग की जा रही है। हालांकि पिछले कई माह से उषा ठाकुर और तुलसी सिलावट इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र से सरकार के मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन अब शहर से भी मंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है। जनप्रतिनिधियों का कहना है अगर शहर को एक मंत्री और मिलता है तो यह शहर के विकास और हित में कारगर साबित होगा। क्षेत्र से मंत्री की मांग को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि एक मंत्री पद मिलना ही चाहिए और अपनी बात हम संगठन के समक्ष रखेंगे, ऐसा भी कहा है। वहीं सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, ने भी उम्मीद जताई है कि शहर को एक मंत्री जरूर मिलेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम शिवराज ने स्पष्ट कर दिया कि अभी कोई योजना नहीं है। तो अब जब योजना नहीं है तो फिर योजना बनेगी कब और कौन बनेगा मंत्री? लेकिन कतार काफी लंबी है। बिंद क्षेत्र से हम बात करें, गिरीश गौतम, जुगल किशोर, राजेंद्र शुक्ल, ये सब दावेदार है। महाकौशल से संजय दुबे, संजय पाठक और बुंदेलखंड से हरिशंकर खटीक का नाम भी है। इसी बीच यदि अजय बिश्नोई की हम बात कर लें, या फिर रामपाल सिंह है, अजय सिंह है, केदार शुक्ल है, महेंद्र हार्डिया, कुंवर सिंह टेकाम है, नंदिनी मारावी है, रामेश्वर शर्मा है, और इंदौर से एक और नाम है रमेश मेंदोला का, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। अशोक रोहाणी की नाम की भी चर्चा है जबलपुर से। पर सवाल यही कि आखिर मंत्री बनेगा कौन? पर मंत्री बनाने को लेकर इंदौर के नेताओं ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभी तो उस पर मैंने तो चिंतन नहीं किया है। अभी तो हम लोग बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे हैं इस वक्त तो हम लोग, क्योंकि उन्होंने जो हमारी बातें थी, जो हमने काम किए हैं, वो ठीक तरीके से जनता तक उस काम को पहुंचा दिया। इसलिए अभी तो हम लोगों को जो जनता का आशीर्वाद मिला है उसकी खुशियां मन रही है। कार्यकर्ताओं को, हमारे वरिष्ठ जनों को हम बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। तो सच बताऊं तो अभी उस विषय पे ज़्यादा चिंतन किया ही नहीं है। देखो, मैं इंदौर का सांसद होने तक मेरी हमेशा मंशा रहती है कि इंदौर का भी एक मंत्री होना चाहिए। ये विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी तय करें। देखो, ये पार्टी संगठन का मामला है। ऐसा है, जब व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो ग्रामीण या शहर नहीं, वो तो प्रदेश का रहता है। मंत्री जब जैसे प्रदेश में मंत्री बनो तो प्रदेश के, केंद्र में मंत्री बनो तो पूरे भारत के लिए सोचेगा। तो आप ये मत सोचो और मिलेगा। देखो, हर एक का हिस्सा तय रहता है, तो तय समय पे मिलता है। और कोई मंत्री नहीं भी बने तो इफेक्टिवली काम तो करता रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता कभी इसी के पीछे दौड़ता है, ऐसी कोई बात। अभी कोई योजना नहीं, अभी कोई योजना नहीं। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी कोई योजना नहीं है। लेकिन जब सुमित्रा ताई और दूसरे जो नेता है सांसद शंकर लालवानी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा एक मंत्री मिलना चाहिए इंदौर को, इंदौर बड़ा शहर है। पर यह भी कहा कि यदि मंत्री नहीं भी बनते तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा कुछ क्यों नहीं है? कुछ तो है, जब भी तो बात उठती है। चलिए, संदीप मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संदीप मिश्रा, कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी कतार है, और मुख्यमंत्री का यह कहना कि अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है, तो आखिर योजना तो बन गई होगी, पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जो 3 महीने पहले जहाँ से कहानी खत्म हुई थी वहीं से कहानी एक बार फिर से शुरू हुई है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कई जगहों से आवाज़ें उठी थी कि भेदभाव हुआ है। अगर हम बघेलखंड की बात करें या फिर बुंदेलखंड की बात करें, मालवा की बात करें, महाकौशल की बात करें, हर सभी जगहों से कहीं ना कहीं लोगों की असंतुष्टों की बात सामने आई थी। बिंद की तरफ से अगर हम बात करें तो एक लंबी लिस्ट है, गिरीश गौतम की, राजेंद्र शुक्ला की, केदारनाथ शुक्ला की, और इसी तरह से अन्य और भी नेता हैं, नागिन सिंह नागौद
को आप गिन लीजिए तो बहुत सारे नेता हैं, संजय पाठक को गिन सकते हैं, अजय बिश्नोई हैं, एक लंबी लिस्ट है दावेदारों की मंत्री को लेकर के। भले भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि अभी सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी जरूरत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो सालों साल से जीत रहे हैं, भाजपा में कई बार चुनाव जीत चुके हैं और 3 बार 4 बार जीतने के बाद भी उनको अगर मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सपना संजो के बैठे हैं कि एक बार उनके पास फिर से सुनहरा मौका है। लिहाजा अपनी दावेदारी वो पेश करने लगे हैं पार्टी हाईकमान तक, भोपाल से लेकर के दिल्ली तक अपनी अपनी जिस तरह से जुगाड़ बनती है तो सारे नेता जुगाड़ बनाने में लग गए हैं। अब दिलचस्प पहलू यही है कि भाजपा या यूं कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पत्ते कब तक खोलते हैं और जो विस्तार की बात है वो कब तक कबूलते हैं और कब तक विस्तार करते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये जो लंबी कतार है इसमें हम मालवा की बात करें, बुंदेलखंड की या फिर विंध्य की, सभी जगह से लोगों की एक लंबी सूची दिखाई दे रही। पर क्या लगता है आपको, किसको संभावना बन रही है, मौका किसको मिल सकता है? यदि विंध्य की तरफ ही हम चले जाएं तो ऐसा तो है नहीं कि चाहे केदार शुक्ला भी मंत्री बन जाएंगे, राजेंद्र शुक्ल भी मंत्री बन जाएंगे, गौतम साहब भी मंत्री बन जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो मंत्री बन जाएंगे? देखिए, जैसे कि अभी आपने पहले भी देखा था कि जाति समीकरण भी भाजपा में बैठाना पड़ता है। लिहाजा अगर हम विंध्य की बात करें तो विंध्य से मैक्सिमम में करीब करीब सभी सवर्ण नेता हैं, ब्राह्मण नेता ज्यादा हैं, ठाकुर 1-2 नेता हैं। तो अब इसमें यही देखना पार्टी को कहीं ना कहीं संतुलन बनाना पड़ेगा कि ब्राह्मण कितने हो सकते हैं, क्षत्रिय कितने हो सकते हैं, पिछड़े वर्ग से कितने हो सकते हैं, वो संतुलन बनाना मुश्किल यहाँ पर भाजपा को दिख रहा है। अगर हम खासकर बात करें, राजेंद्र शुक्ला 2 बार पहले भी मंत्री रह चुके हैं सरकार में, उसके अलावा गिरीश गौतम अभी एक बार भी मंत्री नहीं बने हैं, केदारनाथ शुक्ला एक बार भी मंत्री नहीं बने हैं, नागेंद्र सिंह नागावत की भी स्थिति यही है। तो ये लगातार पुरजोर इनकी कोशिश है। अजय बिश्नोई पहले भी मंत्री रहे हैं लेकिन फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खास बात यही है कि यहाँ जाति समीकरण भी पार्टी को बैठाना पड़ेगा, नहीं तो विवाद फिर से बढ़ेगा। उसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि अभी तक सरकार भाजपा ने अपने कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की है, आधी अधूरी कार्यकारिणी की घोषणा की है। जो इधर नाराज होते हैं नेता तो उनको कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में समाहित करने की कोशिश है, जिस तरह से अभी तक सिनेरियो निकल के सामने आया है। जी लेकिन संदीप, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो मंत्री जिनको रहना चाहिए था, चाहे इमरती देवी की बात करें, इंदल सिंह कंसाना है, एक और मंत्री है जो मंत्री क्या चुनाव ही नहीं जीत पाए तो उनका मंत्री बनना तो लगभग खत्म हो गया है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ मंत्री अभी बने रहना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, पर छोड़ना तो पड़ेगा। जब छूटेगी जगह तो जगह किसको मिलेगी? बिल्कुल, जगह मिलने में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इस बात में कोई शक नहीं कि राजेंद्र शुक्ला की जिस तरह से पहचान है, जिस तरह से उनकी पार्टी हाईकमान तक पहुंच है, तो संभवतः एक बार फिर सबसे ऊपर सूची में विंध्य की तरफ से अगर नाम आता है तो राजेंद्र शुक्ला का अभी भी नाम ऊपर ही रहेगा। अजय बिश्नोई कहीं ना कहीं इस सूची में सबसे आगे आते हैं। संजय पाठक को आप नकार नहीं सकते, जिस तरह संजय पाठक की भूमिका रही है, पूरे जिस तरह से सत्ता एक बार फिर से भाजपा की वापसी हुई है तो उसमें भी उनका अहम रोल माना जाता था, तो संजय पाठक भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से है। उसके अलावा क्योंकि मुश्किल से 5 से या 6 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, लिहाजा यहाँ पर जैसे 3 अभी हमने नाम दिए, कुछ के और इधर उधर से कुछ मालवा से जिस तरह शामिल कर सकते हैं, तो महाकौशल से शामिल कर सकते, बुंदेलखंड, तो कुछ ऐसे ही नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि पिछली बार आपने जब देखा, क्योंकि हमने भी चलाया था, हालांकि हमारी 90% सूची सही गई थी, कुछ 1-2 नाम ही है जो नए शामिल हुए थे, तो इस बार भी कुछ 1-2 नए नाम शामिल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दिलचस्प पहलू यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। जय आप बने रहे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ा है इस वक्त। धैर्यवर्धन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, और योगेश यादव है, कांग्रेस के प्रवक्ता। धैर्यवर्धन जी, कब तक धैर्य रखना पड़ेगा? क्योंकि एक अनार कई बीमार जैसी स्थितियां हैं मंत्री बनने को लेकर, हालांकि 3 पद तो खाली हो ही गए। मनोज जी, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के आपके सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि सीटें तो बहुत अच्छी मिल गई है सभी को, आपकी पार्टी को, तो जो लोग धन के इंतजार में थे अब धन तो बरस नहीं रहा है। जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तो लोग त्योहार मनाएं, त्योहार का आनंद लें, उसके बाद राजकाज की प्रक्रिया अपने ढंग से शुरू होगी। पर डिमांड करने में, इच्छा जाहिर करने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो अपनी राय रखते हैं, और वैसे भी सांसद हुए या अन्य वरिष्ठ लोग हुए,
इन नेताओं का अपना एक स्तर होता है, पार्टी में उनकी बात को गंभीरता से सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, विचार भी किया जाता है। और जो परिस्थिति है, मंत्रिमंडल की अपनी एक सीमा है और उसमें भी तमाम प्रकार के गणित आप सब जानते हैं, वो सब भी ध्यान में रखने होते हैं, अंचल के भी रखने होते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण भी एक आजकल बड़ा विषय है, वो भी ध्यान में रखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में ये शिवराज जी को जो ठीक लगेगा वो अवश्य इन सब मांगों पर सकारात्मक विचार करेंगे, क्योंकि अंतिम निर्णय तो सरकार के मुखिया को ही करना है। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये कि अभी कोई योजना नहीं है, तो क्या योजना लंबी है? मैंने बताया ना कि ये सरकार के मुखिया को तय करना है कि अभी बहुत आवश्यक होगा किया जाएगा, और यदि आवश्यक अभी नहीं है तो पहले मंत्रिमंडल के गठन से भी ज्यादा प्राथमिकता पर काम को गति देना है। तो कोरोना काल के कारण से थमी हुई है, जो चुनाव के कारण से थम गई थी, तो मध्य प्रदेश को उस पर गतिशील बनाने के लिए, विकास के पहिए को गति उसकी तेज करने के लिए निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी अपनी प्राथमिकता में रखेंगे। चलिए, योगेश यादव मेरे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका, और आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है, ये हालांकि सरकार का अपना निजी मामला है, पर इससे पहले जो विकास की रफ्तार थम गई थी वो बड़ी तेज दिखाई दे रही है। मनोज साहब, सबसे पहले तो दीपोत्सव के प्रारंभ को पहले दिन पर धनतेरस से मैं आपके टीवी के माध्यम से समस्त मध्य प्रदेश वासियों को दीप महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। और पहली बात तो यहाँ से ही हमें शुरुआत की जानी चाहिए कि विकास की रफ्तार जो थम गई थी, तो विकास की रफ्तार तो बस एक 15 महीने के कार्यकाल में ही कांग्रेस में दिखी, उसके बाद तो थमी सी ही थी। और अब विकास की रफ्तार इसलिए भी नहीं पकड़ी जा सकती क्योंकि अब अपना भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक अन्वेषण शुरू हो जाएगा। और जैसा आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है या निजी मामला है, ये कुछ भी नहीं, ये मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता के हित का मामला है और उसमें ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। व्यक्तिगत निर्णय हो गए, तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत बेमेल मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया, भरमार हो गई एक क्षेत्र विशेष के लोगों की। आप क्षेत्र विशेष के लोगों को प्राथमिकता ना प्रदान करते हैं, लेकिन आपको टैलेंट को तो आपको देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमताएं हैं और कितने गुण हुआ करते हैं। अब बड़ा आश्चर्य होगा और बड़े तमाशे होंगे इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक चीख कर परिवहन मंत्री थे जिस समय गोविंद राजपूत कमलनाथ की सरकार में, तो आरोप लगाते थे कि परिवहन में बहुत भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग में तुलसी सिलावट बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब उन्हीं को मंत्री बनाना पड़ेगा, तो ये कैसे पचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ये बड़ा विचित्र और बड़ा बेमेल है। दूसरा बेमेल है चिनेटी का मामला, रायन सिंह और पुराने जो भी बिसेन हैं और महेंद्र हार्डिया है जो ऑलरेडी पहले मंत्री रह चुके थे, कैबिनेट का उनका एक दर्जा है, एक गंभीरता, एक उनकी सिनेटीज है, उसको माइनस करेंगे। उसके बाद 2 या 3 विधायक बार बन चुके हैं, रमेश मेंदोला जैसे, उन लोगों का क्या होगा, क्या शुरू होगा? क्योंकि अभी तो आपने जो भी कुछ किया है, आपने जैसे कह रहे थे कि पहिए में, दोनों पहियों में हवा होगी तो गाड़ी चलेगी, तो आपने एक टायर में तो हवा फुल कर दी और दूसरे टायर की हवा आपकी फुस है, तो आप कैसे इस गाड़ी को चला पाएंगे? ये प्रश्न सामने आते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला नहीं है, ये जनता के हितार्थ मामला है। सबसे बड़ी बात है, अभी आपने जिस पर इमरती देवी से चुनाव जीत कर आए, आपको इतना बहुमत प्राप्त हुआ, निश्चय ही आपको इमरती देवी को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। उनको 6 महीने के लिए आपको मंत्री बनाया जाना चाहिए। वो 6 महीने के लिए मंत्री बने, फिर 1 दिन के लिए इस्तीफा दें, फिर आप चुनकर आए। ये संविधान में ये प्रक्रिया है और ये संभव है क्योंकि आप इमरती देवी के नाम से चुनाव जीत कर आए थे। नहीं तो कल ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही कहना लोग पड़ेंगे कि भाई ये इस्तेमाल करते हैं, जैसा इमरती देवी जी कह रहे हैं कि यूज और थ्रो की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, तो इमरती देवी को भी अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये आंतरिक उलझनों में ही पड़े रहेंगे शिवराज जी की मध्य प्रदेश धैर्यवर्धन जी, आर्थिक उलझनों में आप पड़े रहेंगे या विकास की तरफ बढ़ेंगे? क्योंकि धैर्य तो बहुत सारे लोग रखे थे इस बात को लेकर कि शायद चुनाव होंगे तो जगह हमारी बन जाएगी। अब जगह बन गई है तो फिर इमरती देवी भी ये कह रही हैं कि अभी तो मैं पद पर बनी रहूंगी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो गुगली फेंक रहे हैं
उसके ट्रैप में हम लोग बिल्कुल नहीं फंसने वाले, ना मैं इसका कोई जवाब दूंगा, क्योंकि ये उलझन सारी की सारी इनके दिमाग की खुरापात है। कांग्रेस के नेता नए प्रकार से इस प्रकार की भाषा बोल करके कई प्रश्नों को जन्म देना चाहते हैं, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं योगेश जी काफी सीनियर हैं, तो मैं उनकी जो बुद्धि कौशल है उनका, उसको भी सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बहुत कलाबाजी के साथ उन्होंने एक नया पैंतरा फेंका है। पर देखिए, बड़ी विनम्रता पूर्वक बारंबार मैं ये बात दोहराऊंगा कि जब आवश्यक होगा माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब बातों पर विचार करेंगे कि रिक्त स्थानों पर किन लोगों को की उपयोगिता है, किनको महत्व दिया जाना चाहिए। और वो शब्द मैं भले ही न दोहराऊं, पर आप तो बोल ही चुके हैं कि एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति होती है। कौन मंत्री नहीं बनना चाहता, किसके मन में ललक नहीं होती कि उसका कद बढ़े, उसका प्रमोशन हो, तो सरकार की भूमिका में वो आए। पर संगठन की, सरकार की अपनी सीमा है, क्योंकि उसका प्रतिशत, उसकी संख्या तय है। इसलिए दावेदार लोग अपनी इच्छा जाहिर करें, ये इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात उनकी वो स्वयं रखें, और उनके हित में अन्य सीनियर लीडर्स तमाम सारे तर्क और पक्ष रखेंगे, रखते आए हैं जी। निर्णय सरकार ठीक करेगी जो भी होगा। लेकिन यही क्या चुनौती है बीजेपी के सामने? अब सरकार बन गई है, आत्मनिर्भरता की तरफ कदम भी आज शिवराज जी ने उठा दिए, एक कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं लोकल से वोकल की तरफ। पर यही एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष क्यों, जो भी सरकार चलाता है वो चुनौती होती भी और नहीं भी होती है, क्योंकि जब कुल मिलाकर के इतना छोटा प्रतिशत होता है, लगभग उतरे से मंत्रियों को ही आपको स्थान देना है, तो जो श्रेष्ठतम लोगों में भी आप समझिए कि उस की उपयोगिता अनुसार सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन किया जाता है, उन हालातों के अनुसार, उस समय की उपयोगिता के अनुसार। तो ये चुनौती सदैव होती है, हर दल के सामने होती है, हर सरकार के सामने होती है, इसमें कोई नया नहीं है। और पर वह लोग भी जानते हैं जो दावेदारी करते हैं, संख्या सीमित है, प्रयास करो, संभावना कुछ बन जाए, ईश्वर की कृपा है। और नहीं बन पाए तो आप इस समय भी जिस जगह बैठे, यह भी परमात्मा की कृपा है। मतलब परमात्मा को याद करें, वो योगेश यादव जी, अब सब परमात्मा के भरोसे है। योगेश जी, मान होता है, लेकिन व्यक्ति के कर्म भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये तो वही कहते हैं कि भाई राम राम जपना, बस आप भी मजे में, हम भी मजे में, भजन करें हम सब मिलकर। और मध्य प्रदेश के अब दुर्भाग्य शुरू हो गया इन वक्तव्यों से। और चाहे शिवराज जी के तो किसी भी विजन को और किसी भी नारे को और किसी भी स्लोगन को हम कभी गंभीरता से लेते नहीं। इससे पहले भी उनकी राजनीतिक शिगुफेबाजी 15 साल तक चली, बहुत सारी बातें आई, कई योगेश जी यही लगता है कि आपने गंभीरता से नहीं लिया और मामला गंभीर हो गया? मामला गंभीर तो हो गया है। हमने शिवराज सिंह जी की बातों को इसलिए गंभीरता से नहीं लेते कि 15 साल का उनका एक काला इतिहास यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि चलिए आपने क्षेत्रीय असंतुलन आप कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति के कारण आप क्षेत्रीय संतुलन नहीं बैठा पाएंगे, कई क्षेत्र मध्य प्रदेश के उपेक्षित होंगे और उपेक्षित हो रहे हैं। लेकिन आप जातिगत संतुलन का तो ध्यान रखें कि आदिवासी नेतृत्व मध्य प्रदेश में करीब करीब समाप्त सा हो गया है। एक आदिवासी महिला है जिसके त्याग और बलिदान के कारण, जिसको आपने पोस्टर की सामग्री बनाया, जिसको चौराहा चौराहा पर आपने कहा कि आप इमरती देवी जी आप रो, वो बहन जी को बेचारी को रोना पड़ा आपके कारण, और आप चुनाव जीतकर चले गए। और अब आप कल आप उपेक्षा करेंगे तो शायद ये पूरे आदिवासी समाज के लिए एक उपेक्षा होगी। और जनता सब देखती है, ऑब्जर्व करती है, समय आएगा इस बातों का भी बदला लिया जाएगा। और निश्चय ही मैं तो मानता हूँ, चलिए हम सबके लिए दिवाली शुभ रहे, परमात्मा की कृपा रहे। कि कहीं ना कहीं से लगता है कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य शुरू हो चुका है। संदीप मिश्रा के पास चलूंगा, फिर धैर्यवर्धन जी के पास लौटता हूं। संदीप जी, ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है जिसका आपने भी जिक्र किया और समझा जाना, पर क्या आपको लग रहा है कि दीपावली के बाद विस्तार हो जाएगा मंत्रिमंडल का? देखिए, जो वर्तमान में हालात हैं तो दीपावली के बाद जैसे कि आप बोल रहे हैं बिल्कुल हो सकता है विस्तार, क्योंकि जिस तरह से संकेत मिले हैं कि भाजपा इसी के दौरान कार्यकारिणी भी शायद घोषित कर चुकी है। हमारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि दीपावली के बाद हम
कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर पार्टी भाजपा दोनों तरह से संतुलन बनाना चाहती है। अगर कोई भी मंत्रिमंडल में नाराज होगा तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ संगठन में जगह देने की कवायद की जाएगी, तो ताकि जो भी नाराज नेता हैं तो उनको किसी भी तरह से संतुष्ट किया जा सके। जैसे कि अभी धैर्यवर्धन जी कह रहे थे कि यहाँ एक नियत सीमा है, जितने लोगों को रखना चाहिए वो पहले से ही कहीं न कहीं उनकी गिनती तय है, लिहाजा उस गिनती के अंदर ही उन नेताओं को वहां पर स्थापित किया जा सकता है। तो पहले मंत्रिमंडल संभवतः विस्तार होगा, फिर उसके बाद बीजेपी की कार्यकारिणी की घोषणा होगी, ताकि सभी नेताओं को यहाँ पर बराबर सही तरीके से समायोजन किया जा सके। जी धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी, यही एक बड़ी चुनौती आपके सामने रहेगी जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे। लेकिन 7.25 करोड़ जनता ने आपको जिताया है और अब वही जनता ये उम्मीद करेगी कि ठीक ठाक विभाग के मंत्री जल्दी बन जाए, काम शुरू हो जाए, तेजी से रफ्तार पकड़े। और ऐसे में रफ्तार थोड़ी सी थमेगी भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। पद 3 खाली होंगे, बनने वाले बहुत हैं। मंत्रिमंडल लगभग तो पूरा है ही, ऐसी स्थिति तो है नहीं कि काम प्रभावित होगा। अब 2-3 विभाग ऐसे हो सकते हैं जो नए 2-3 लोगों को मिल सकते हैं, तो वो इतना बड़ा विषय नहीं है। उपयोगिता अनुसार संगठन सरकार उस पर विचार करेगी। अभी तो मेरा ये कहना है कि सरकार के मुखिया अपने पुराने सहयोगियों के साथ, जो मंत्रिमंडल में वर्तमान में उनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को गति प्रदान करना चाहेंगे। जैसा कि शिवराज जी आज अगले 1 वर्ष के लिए रोड मैप की घोषणा करने जा रहे हैं, वो सब बातें हैं, क्योंकि वही प्राथमिकता है। ये मंत्रिमंडल यदि नहीं बना होता तो प्राथमिकता में होता कि बनाना बहुत आवश्यक है। अब 2-3 लोग हैं, ये त्योहार बाद उस पर विचार होगा, और ये विचार भी स्वयं मुख्यमंत्री जी को करना है। वो आवश्यकता महसूस करेंगे, परिस्थिति को समझेंगे, तदनुरूप निर्णय होगा। तो कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी, कुछ नए चेहरे दिखेंगे? नहीं, इस संबंध में मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये तो निहायत ही बड़ा मामला है। मुख्यमंत्री जी ने किसका परफॉर्मेंस किस ढंग से उन्होंने आकलन किया है, और ऐसी कोई परिस्थिति मुझे नहीं लगता कि अभी जल्दबाजी में कुछ मुझे ऐसा बोलना चाहिए। नहीं, कांग्रेस कह रहे, योगेश जी तो ये कह रहे थे कि अभी तो कई तरह की स्थितियां बनने बिगड़ने वाली है पार्टी के अंदर, और कांग्रेस ने ये भी तय कर लिया कि कमलनाथ ही रहेंगे विपक्ष के नेता, तो घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे वो। नहीं, योगेश जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, योगेश जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, पर एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आज उनकी, कि वो त्योहार के पहले वो दुर्भाग्य शुरू हो रहा मध्य प्रदेश का, इस प्रकार की बात कहकर के उन्होंने सच में मेरे मन को भी बहुत दुखी किया है। क्योंकि नई सरकार पूरे बहुमत के साथ बनी है, तो लोकतंत्र में ये कभी दुर्भाग्य नहीं होता है, क्योंकि आपने भी पूरा कसरत लगाया, आपने पूरी ताकत लगाई, आपने अपने वचन पत्र का हवाला दिया, आपने मैनेजमेंट के मास्टर कमलनाथ जी को बताया, आपने सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का चयन किया, जैसा कि आप बोलते रहे। अब इसके बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगेश जी आपका एक जवाब दे दीजिए 30 सेकंड में। योगेश जी। धैर्यवर्धन शर्मा जी को मैं दीपावली की बधाई देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि ज्योतिराज सिंधिया जी को दरकिनार करते हुए उनके साथ जो कैंडिडेट हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूवमेंट में सक्सेस हो गई है। अब ज्योतिराज सिंधिया जी को कितनी उपेक्षा मिलेगी या कितनी अपेक्षा मिलेगी, अपेक्षा का अर्थ ये कि उनके प्रदेश कांग्रेस में कितने कार्यकारिणी में लोग चुने, प्रदेश भाजपा में चुने जाते हैं अथवा नहीं चुने जाते हैं, तो ये सब बेमेल चीजें अब जो जिसका मैं संकेत दे रहा हूँ, एक भयावह संकेत दे रहा हूँ, वो उभर कर बहुत तेजी से सामने आने वाले हैं। इसकी कयास और इसकी संभावना बिल्कुल बनती है, आप देख लीजिएगा। चलिए, आप बहुत धन्यवाद, आप तीनों का मेरे साथ जुड़े, योगेश जी, धैर्यवर्धन और संदीप। लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में अब मंत्री जो बनने वाले हैं उनको कुछ थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इसी तरह के संकेत भी दिए हैं। उसके पीछे मंशा भी ये समझ आती है कि दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो गया है। जो नेता जीते हैं वो अपने क्षेत्र में भी रहना चाहते होंगे, क्योंकि वहां से जनता से मिलना, उनका धन्यवाद अदा करना, और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरफ सरकार बढ़ रही है कि किसी भी तरह कामों में रफ्तार आए। उन्होंने अफसरों को भी ताकीद किया है कि समय से जो समय दिया जाता है उस समय अवधि में काम निपटे। पर इस बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन किसको जगह मिलेगी, ये इंतजार हमको भी है और मंत्रियों को भी है, क्योंकि ये चर्चा जब तक चलती रहेगी। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।